आज हमारे समक्ष एक बार फिर जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आज मेरे पास भारत और चाइना के बीच तनाव से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर सारा देश जानना चाहता है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? देखिए, ये सवाल है और मैं इसके उत्तर से मैं भागूंगा नहीं। आप मुझे बहुत देर से अब भी जानते हैं, अब जानते हैं मैं किसी सवाल से भागता नहीं हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं यूँ देना चाहता हूँ कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो मुझे बहुत हैरानी होगी। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हर एक देश के उसके जर्नी में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जो कि निर्णायक होते हैं। उसकी तकदीर में ऐसे मुकाम आते हैं जो कि निर्णायक होते हैं। आपने अगर सही रास्ता चुन लिया तो वो देश महान हो जाता है, और अगर आपने नहीं चुना तो आप फिर गुलामी की गर्क में जा गिरते हैं। तो ये एक ऐसा ही वक्त है भारत और चीन को लेके। एक ज़माना था जब हमको आज़ादी मिली, तिब्बत एक बफर स्टेट था। अंग्रेज़ों के टाइम में भी वो कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं था क्योंकि तिब्बत एक बफर स्टेट था। वो बफर स्टेट जाता रहा, हमने उसको जाने दिया। किसकी गलती से हुआ मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद आपको मालूम है कि इस तरह से कम्युनिस्टों का कब्ज़ा हुआ, चीन का कब्ज़ा नहीं, कम्युनिस्ट का कब्ज़ा हुआ वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि जब कम्युनिस्टों का कब्ज़ा हुआ तो उसका असर हिंदुस्तान पे होता। और बस 62 की लड़ाई हुई। 62 की लड़ाई में जो जियोपॉलिटिकल हालात थे वो आपके फेवर में नहीं थे। आपको मालूम है कि उस समय हमारा कोई सोवियत यूनियन से भी हमारा कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप नहीं था। अमेरिका से भी हम कतराते फिर रहे थे और उनकी अपनी भी मजबूरियां थी। क्यूबन क्राइसिस हुआ, ये 62 वॉर के समय में आप देखिएगा, उसी समय चीन ने हम पर हमला किया था जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है और दुनिया की जो ध्यान है वो बटी हुई है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि हम जियोपॉलिटिकली हम अकेले नहीं हैं। और वो इसलिए अकेले नहीं हैं कि केवल हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है चाइना को लेके वो केवल तिब्बत में नहीं और पहाड़ों पर ही नहीं, हिमालयाज़ में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 30% हिमालयाज़ में है, जो कि आप लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ देख रहे हैं वहाँ पे है, और 70% ये समुंदर में है, इंडियन ओशन में है, साउथ चाइना सी में है। और मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं चीन ने साउथ चाइना सी में, वहाँ पे जो ये पूरा क्लेम जो किया हुआ है पूरे साउथ चाइना सी में 5 देशों का EEZ है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा 30% से ज़्यादा ट्रेड, ये जो हमारा जो जहाज़ जो जाते हैं, जो ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी से होता है। अमेरिकन्स का भी होता है, जापान की तो लाइफलाइन है वो, साउथ कोरिया की वो लाइफलाइन है, इन सारे देशों के। तो अगर आपका लाइफलाइन ही डिसरप्ट हो जाए, या लाइफलाइन आपको, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक वो आपसे टोल टैक्स मांगने लगे चाइना, तो क्या ये स्थिति आपको मंजूर है? तो उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कोई तो ध्वस्त करेगा, कोई तो चीन की दादागिरी को खत्म करेगा। आप
ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस है आपके पास, है जिसका एक रोल है, उसका चार्टर है, उसके रोल को आप नकार देते हैं। चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाइना के खिलाफ फैसला आया, कहते हैं हम मानते नहीं। तो ऐसे में आप बताइए कि जब मैं कह रहा हूं कि ये एक नाजुक मोड़ है, एक वो नाजुक मोड़ है कि जहां भी आपने अपना आत्मबल आपकी थोड़ी भी ढीली हुई तो ये जानिए कि आपका सैकड़ों आने वाले सालों में लिए आपका जो आत्मसम्मान है वो भी खत्म हो जाएगा, और सब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। आपके नेबर्स जो हैं, आपके पड़ोसी देश हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, जैसे अभी नेपाल कर रहा है, वो उसी उम्मीद में वो कर रहा है ना कि अभी चीन, वो देखता है कि शायद चीन बहुत बड़ा पावर है और हिंदुस्तान उसके आगे कुछ नहीं है, और ये सब 62 की लड़ाई के बाद ये सब शुरू हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा भी आपने आत्मबल को ढीला किया तो आपको आने वाले कई सदियों के लिए आपको आत्मसम्मान से समझौता करना होगा, और ये फिर एक दूसरी गुलामी की दास्तां होगी। वो आपने वो इस्लामिक गुलामी देखा, आपने फिर ये वेस्टर्न पावर्स का कॉलोनियलिज्म देखा, ये कि नई तरह की कॉलोनियलिज्म होगी, और आपने अगर यहाँ पे कैपिचुलेट किया तो आप इंडियन ओशन से भी आप जाएंगे। बहुत उम्मीदें लोगों ने आप पर लगाई हुई है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि हर देश के तकदीर में एक निर्णायक क्षण आता है, वो निर्णायक क्षण है हमारे आ गया है हमारे पास, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है कि हम हर चुनौती का सामना करें और हम उस पर विजय पाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि ये हम किसी बातचीत के तहत या किसी डायलॉग, हमने बोला भी है और बहुत अच्छा बयान आया है अभी हमारे जो मिलिट्री के तरफ से बहुत अच्छा अधिकारित बयान आया है कि हम डायलॉग प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इसलिए सबसे पहली बात कि आपकी जो तैयारी है बहुत पुख्ता है, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और बाकी जो आपने एक निर्णायक आपके पास नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं। और इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने जब आपको बोला ना कि 30% माउंटेन्स और 70% सी, तो मैं पढ़ रहा था, मैं काफ़ी चाइनीज़ के जो पब्लिकेशन हैं और उनके ऑफिशियल बयान और उनके जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं, कई अधिकृत बयान भी हैं उसमें, वो उनसे एक चीज़ साफ आप एसेस कर सकते हैं कि वो भी इसको नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, केवल तिब्बत और हिमालयाज और लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख या LAC के संदर्भ में। हर लेख, हर बयान उनका यही कहता है कि ये जो वो तो भारत को अभी ब्लेम कर रहे हैं, हम पर दोष दे रहे हैं कि इन्होंने किया। वो कहते हैं कि भारत से करवाया जा रहा है, अमेरिका भारत से ये सब करवा रहा है ताकि हम ताइवान पर हम कार्रवाई ना कर सके, हम ताइवान को अपने से एसिमिलेट ना कर सके। तो सारे वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भारत सोच रहा है कि अमेरिका के साथ मिलके वो 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है
और एक बयान ये भी आया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका के जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं वो लद्दाख सेक्टर में ये डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये तमाम बातें आ रही हैं। वो जो चाइनीज़ की जो सोच है तो वो बड़ी परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। इसीलिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा ये बात कि आप भी इस चीज़ को बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें, केवल 62 वाले माइंडसेट से ना देखें। और अगर 62 वाले माइंडसेट से आप नहीं देखेंगे तो स्टेक्स हमारे लिए बहुत हाई है। इसलिए हाई है कि मामला केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है, लद्दाख या अरुणाचल या सेंट्रल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये बिल्कुल आपके पूरे इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी, आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ शिप्स, आपके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इसके साथ ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो हम कोई सवाल ही नहीं है। मुझे मालूम है, मैं थोड़ा बहुत, हम लोग भी जो अपने नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसको जानते हैं। लोगों ने इसीलिए चुना भी है 300 से 60 ज़्यादा सीट देख के। तो हम जानते हैं कि ये लीडरशिप कोई मुझे इतना इस बात पर मुझे गर्व है कि वो कभी हिंदुस्तान के आत्मबल को वो कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी और हमारे आत्मसम्मान पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। इसलिए जब हमारी ये पोजीशन है तो इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो चीन पीछे हटे, कैपिचुलेट करें, या फिर युद्ध, और अगर नहीं करता है तो फिर युद्ध। पर युद्ध लिमिटेड वार होगी या फुल स्केल? मैंने कहा ना कि अगर वो चाइना लिमिटेड बिल्कुल ये देखिए, इसमें और ये एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, और ये पहले भी आपने इंटरव्यू एक लिया था तो मैंने आपको नक्शे पे समझाया था कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये सबको मालूम था कि ये परिस्थिति उत्पन्न होगी, और इसीलिए आपने देखा कि वो इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक बनाया, अपना कमांड में रीस्ट्रक्चरिंग किया। अमेरिकन्स ने 60% अपने एसेट्स जो है, वॉर वेजिंग एसेट्स, वहाँ पर ला दिए। आज वहाँ पर 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं। तो ये कोई नहीं, उन्होंने जापान में वो अपनी फौजें रखी हुई हैं, साउथ कोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, गुआम में है, तमाम उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ताइवान को। तो ये कोई कहता है कि कोई नई डेवलपमेंट है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, नई डेवलपमेंट है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना वाले जी, ये एक नई डेवलपमेंट है। इसीलिए पूरी परिस्थिति को देखते हुए मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुझे आश्चर्य होगा अगर युद्ध, भारत और चीन के बीच में युद्ध ना हो। सिंह साहब, भारत ने जो पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ बनाई है, उससे चीन काफ़ी हैरान है, जैसा कि उसके बयानों में और अखबारों से प्रतीत होता है। आपने भी अभी कुछ बताया, तो इसके परिणाम की दिशा क्या होगी? इसके परिणाम की दिशा, अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात मैं ये साफ कर दूं कि उनका उद्देश्य केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, उनका उद्देश्य स्ट्रैटेजिक है। और मैं जो कहा अभी कि पूरे उनके जो बयान हैं और जो उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे है कि वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो उसमें एलएसी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अगर आप लद्दाख में देखें तो एक तो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आप वो ना करें, उस पर आप इम्पैक्ट ना करें, और इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। और कई लोग ऐसे बिना सोचे समझे ये कमेंट करते हैं कि भाई पहले तो नहीं होता था, हमारे ज़माने में, हमारी जब सरकार थी तो कोई इतने क्लैशेस नहीं होते थे,
इतने मुठभेड़ नहीं होते थे, इतने ट्रांसग्रेशंस नहीं होते थे। तो उसका ये समझ लीजिए कि उसका एक कारण है। अगर आप 2014 के पहले की, जैसे आप ये ले लें, आप जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन की एक्टिविटी थी, वो 50% से भी कम में थे। मान लीजिए आपने 2014 के बाद से आपने 5000 किलोमीटर रोड्स का बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन किया, तो 2008 के पहले वो 3,200 किलोमीटर थी। आप टनल्स का ले लीजिए, एक टनल, और 2014 के बाद 6 टनल। उसी तरह से ये जो रॉक फॉर्मेशन के, रॉक कटिंग का ये जो है बिल्कुल डबल हुआ 2014 के बाद, 470 किलोमीटर एक साल में, और उसके पहले 230 किलोमीटर, ये एवरेज। तो जब इतनी एक्टिविटी चल रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जाहिर सी बात है फिर कांटेक्ट भी ज़्यादा होगा, क्लैश भी ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए ये परेशान है। और आपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब डीबीओ में उतारा, ठीक है ना, C-17 जब उतारा, तो उससे और खलबली सी मच गई। तो एक तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको ये इस बात का भय है कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डिसरप्ट करेंगे, और भय होना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो हमारे पीओके से गुजरता है, और पाकिस्तान पीओके हमारा है। और जब तक ये आप पीओ से आप जोड़ के देखें तो 300, इसका एक और कारण है कि जैसे ही हम 370 हमने हटाया तो ये सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने हटाया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा हमने पेस बढ़ाया। उसके बाद हमारे जो एक्विजिशन जो हैं, जो हमने न्योमा में, डीबीओ में जो एयरफील्ड्स जो सारे हैं एक्टिवेट किए, तो उसके साथ हमने फिर 370 हटाया। 370 हटाया तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गया। अब उनको ये लग रहा है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, कि उनको ये लग रहा है कि ये 370 हटने के बाद एक ये बफर था, जो JNK की सरकार थी, वो एक बफर थी। चाहे वो अब्दुल्ला की सरकार हो या महबूबा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, वो एक बफर था। तो बफर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ये सरकारें किस तरीके से पाकिस्तान परस्त थी। आपको इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना। जिस होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खातिर अपनी बेटी किडनैप करवा दी, वो क्या वो चीन परस्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल वो चीन परस्त होगा। अब मान लीजिए आज जो भी हमारे फ्रंटियर्स पे हो रहा है लद्दाख में, चाहे वो गलवान में हुआ या पेंगोंगसो में हुआ, तो उसमें आपको खबर नहीं आ रही ना उतनी। चीन को भी नहीं खबर जा रही होगी कि इधर क्या हो रहा है। और यकीन मानिए कि आज अगर अब्दुल्ला की सरकार होती या महबूबा की सरकार होती, तो हर छोटी चीज के बारे में चाइनीज को खबर पहुंच जाती। कितनी गाड़ियां गई, क्या इंडक्ट हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, ये सारी छोटी छोटी खबर। क्योंकि ये बुनियादी रूप से देशद्रोही हैं। जो पाकिस्तान परस्त है तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परस्त भी होगा। तो 370 हटने से भी इनको उतनी ही बौखलाहट है, क्योंकि वो जो कुशन जो था, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये भी एक समस्या है कि ये पॉलिटिकल कुशन था। बिल्कुल आपके फ्रंटियर में चीन परस्त सरकारें, पाकिस्तान परस्त सरकारें, टू फ्रंट सिचुएशन तो ये पहले से ही क्रिएट करके बैठे हुए थे ये अब्दुल्ला ज़र मुफ्ती। तो 370 हटने के बाद बड़ी बौखलाहट होने लगी चाइना में भी कि अब तो दिल्ली से डायरेक्ट ये होगा। और आपको मालूम है कि लद्दाख के लोग जो हैं,
दे आर बिग नेशनलिस्ट, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके जैसे नालायक नहीं है ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की तरह। तो अब उनको ये भी डर समाया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, वो कुशन था वो भी चला गया, वो सब कुछ चला गया, अब क्या होगा हमारा। और बाकी तो आपने देखा ही है कि 370 हटने के बाद उम्मा का क्या हुआ। किसी ने अंदाजा लगाया था कि एक हमने छोटी सी एक टेम्पररी प्रोविजन हटाई अपने संविधान से और उम्मा जो है स्प्लिट कर गया। उम्मा का बब्बल। और ये स्प्लिट नहीं, जो उम्मा में आज ये सोचिए कि एक काफिर देश चीन से पैसा लेके आज सऊदी अरेबिया जो कि मक्का और मदीना का कस्टोडियन है उसको लोन चुकाया जा रहा है। तो उम्मा में स्प्लिट हो गया, इसमें ओआईसी में स्प्लिट हो गया। अब एक नया ये जो मैंने कहा था कि ये एर्दोगन को अपने नया बाप बना रहे हैं। तो ये देखिए वही कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमने किया, जिस पेस पे हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने 370 हटाया। तो ये सारी चीज़ें थी, इनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत को एक लेसन सिखाओ। उस लेसन में ये भी शामिल था, लेसन इसलिए भी सिखाओ कि भारत जो है वो बिल्कुल वो डर जाए और कैपिचुलेट कर जाए। और इसलिए कैपिचुलेट करे कि ये जो कॉर्ड्स जो आप देखते हैं, जो हम साउथ चाइना सी के सुरक्षा के खातिर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खातिर जो हमने यूएस, जापान और ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वो हम सहयोग न कर पाए। तो ये उसका उद्देश्य चाइना का ये था। और उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तो इसलिए हमारे यहाँ तो लोग बात कर रहे हैं एलएसी की। आप जितनी डिबेट्स देखोगे लोग कहे वो गलवान के बाद वो हॉट स्प्रिंग के बाद ये पेंगोंग त्सो। बस हम यहीं तक सीमित है ना। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव लार्जर है, इसलिए आप भी कृपया बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें। ऐसे आपका क्या ये एक बार दोबारा पूछे, ये सवाल क्या था आपका पेंगोंग त्सो को लेके? जो उनके बयान वगैरह आ रहे हैं, तो इसका परिणाम की दिशा आखिर होगी क्या? जो उनकी बौखलाहट तो नजर आ रही है चाइनीज की। हाँ जी। अभी हुआ क्या कि ये पेंगोंग त्सो के एक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पेंगोंग त्सो के बारे में पूरा नक्शे पे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 है कि नहीं आपके पास, आपने जमीन दे दी चाइना की। फिर उसके जो नहीं, हम फिंगर 4 और 8 के बीच में हम पेट्रोलिंग करते थे पहले। उनका लाइन ऑफ जो एलएसी का परसेप्शन जो है वो फिंगर 4 के इधर से जाता था, ठीक है ना, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। फिर इधर से जवाब आता था, तो हम इसी में उलझे हुए थे, फिंगर 1, फिंगर 4, फिंगर 8, ठीक है ना, आपने जमीन दे दी। अब हुआ क्या कि हमारी फौज ने क्या किया कि जो सदर्न बैंक है, जो काला टॉप जिसके ये है, अगर आप नक्शा देखें, उसको जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया इस पार, और वो डोमिनेटिंग हाइट है। तो जाहिर सी बात है कि अब फिंगर 8 हो, फिंगर 7 हो, फिंगर 6 हो, वो सारा का सारा अनटेनेबल हो गया। समझ रहे हैं आप बात? मान लीजिए जो डिफेंसेस थी उनकी बायस इस तरफ है, मतलब सॉरी हमारी बायस इस तरफ है या उनकी बायस इस तरफ है, तो हमने डिफेंसेस का बायस बिल्कुल इस तरफ कर दिया। उसको बोलते हैं टर्निंग द फ्लैंक्स। तो आप जब एक डोमिनेटिंग हाइट पे है तो वो सारा अनटेनेबल हो गया है। और केवल काला टॉप ही हमने नहीं पकड़ा है, हमने बाकी हाइट्स भी वो पकड़े हुए हैं। तो अब इसका क्या होगा परिणाम ये होगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई थी। उसके बाद उसको लेने की दोबारा भी इन्होंने कोशिश की, वो भी नाकामयाब रहे हैं ये। तो या तो ये
किसी इलाके में ये कोशिश करेंगे कि दूसरी कार्रवाई करने के लिए, या नहीं तो ये जो पूरी जो आपकी 3,500 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से लेके बिल्कुल अरुणाचल तक कहीं पे ये कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि ये जो नए फ्रंटियर्स को ये एक्टिवेट करे, नए एरियाज़ को एक्टिवेट करे इस लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। उसके लिए हमको तैयार होना है, तैयार रहना होगा। और अगर ऐसी स्थिति में युद्ध होगी और इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे आश्चर्य होगा अगर युद्ध ना हो तो। सिंह साहब, क्या हम टू फ्रंट सिचुएशन का मुकाबला करने में सक्षम हैं? देखिए, इसको यूँ समझना चाहिए कि LAC और LOC, ठीक है। LAC पे तो आपको मालूम है कि हमारी सेना का जो तादाद है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो 5 गुना बढ़ा दी गई है वहाँ पे, जो मेरी अपनी जानकारी है। और 5 गुना का मतलब है, आप समझ जाइए कि 5 डिवीज़न आप ले लीजिए। एक डिवीज़न में 9 इन्फेंट्री बटालियन होती है, एक ऐसे में जानकारी के तौर पे। 62 की लड़ाई में हमारे पास केवल 5 बटालियंस थे उस एरिया में, और आज देखिए वहाँ 45 से 50, मतलब केवल इन्फेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। एक मतलब आपको एक मैं बहुत मॉडेस्ट फिगर मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि मैं LAC की बात कर रहा हूँ। LOC पे तो हम एवरी इंच ऑफ ग्राउंड जो है वो पहले से हम तैनात है, हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। तो 2 फ्रंट सिचुएशन तो हम झेल ही रहे, तो इसमें नई कौन सी बात है। और बाकी रही कि क्या हम इसके कितने हमारा कितनी तैयारी है और हमारे युद्ध सामग्री क्या है, तो बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग देश का मनोबल नीचा करना चाह रहे हैं, और वो ऐसे स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि चीन के पास ये युद्ध सामग्री है, भारत के पास युद्ध इतने जहाज हैं, अमेरिका के पास इतने जहाज हैं। तो हम आज ही के एक अंग्रेजी की अखबार का मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था, बिल्कुल उससे साफ झलकता है कि वो भारत का मनोबल नीचा करना चाह रहा है, और वो चीन की वाणी बोल रहा है। उसने यहाँ तक कहा है, इस अखबार की, इस अंग्रेजी अखबार की, कहता है वो कि हमने जो 145 जो कितने 115 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स हमने बैन किए हैं सुरक्षा कारणों के कारण, तो वो कहता है कि आपने बैन तो कर दिया, लेकिन इसका जवाब साइबर हमला भी हो सकता है। मतलब आपका कहने का क्या तात्पर्य है? आपका कहने का क्या तात्पर्य है कि क्योंकि वो साइबर हमला हो सकता है तो हम अपनी सुरक्षा बेच दें? आप आर्गुमेंट देखो। फिर वो कहता है कि उसके म्यांमार में, थाईलैंड में उसके बेसेस हैं, ये श्रीलंका में, चाइना के जिबूटी में, कहाँ मालूम है हम सबको बेसेस हैं। तो इसलिए वो इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा पावर है। फिर वो कहता है कि ये अमेरिका के पास 293 वॉरशिप्स हैं, चाइना के पास 350 वॉरशिप्स हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा ये देशद्रोह का काम है। अरे अमेरिका का आपको मालूम है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर
चाइना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। उनके पास अभी 2 ही है ना, एक शैंडोंग है और एक और मैनेजर। तो इस तरह की आप बातें आप लिख रहे हैं। और युद्ध, देखिए जितेंद्र जी, युद्ध ऐसे नहीं होते हैं। युद्ध वो जिसको कहते हैं ना बीन काउंटिंग। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप मिलिट्री बैलेंस पे जाएं तो हमारे पास मान लीजिए 550 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और उनके पास 1200 है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स पर इसी के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए। तो फाइटर एयरक्राफ्ट, अब उसमें कई तरह के उसमें इम्पॉन्डरेबल्स हैं। आप केवल नंबर के हिसाब से ना जाएं। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाई एल्टीट्यूड में के एयरफील्ड से अगर कोई ऑपरेट करता है तो उसकी जो ऑर्डिनेंस की यानी आर्मामेंट जो वो कैरी कर सकता है उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये समस्या चीन को है। और हमारे यहाँ, हम तो प्लेन्स से में हमारे हैं सारे एयरफील्ड, आपको तो मालूम है। चंडीगढ़ हो, अंबाला हो, बाकी जितने हैं ये ईस्ट में है और जगह हैं, सारे प्लेन्स हैं। तो आप बताइए कि वो उस नंबर्स के एडवांटेज को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा चीज़ है कि आपका इंजन का जो मेंटेनेंस शेड्यूल्स के कितने सॉर्टीज़ के बाद उनको उनका मेंटेनेंस चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, ये जो 2 फ्रंट सिचुएशन, कि आपको याद होगा कि जब धनोआ साहब जब एयर चीफ थे तो उन्होंने 1 हफ्ते से कम समय में उन्होंने 12,000 सॉर्टी जनरेट किए थे। 12,000 सॉर्टी। आप बताइए कि कौन 2 फ्रंट सिचुएशन हो, 3 फ्रंट सिचुएशन हो, 12,000 सॉर्टी कोई अगर जनरेट होता, मैं कहता हूं कि उसका 25% भी मटेरियलाइज कर जाए। चलिए मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े पेसिमिस्ट हैं, ठीक है, या भारत को डराना चाहते हैं, इस तरीके से मनोबल नीचा करना चाहते हैं, तो अगर 25% भी अगर आपके सॉर्टीज आप जनरेट, तो क्या भूत बनेगा, ये कभी सोचा है आपने? और ये एडवांटेज हमको 1962 वॉर में भी था। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितेंद्र जी कि कभी भी कोई युद्ध सामग्री के कारण नहीं हारी जाती है। आपके पास विकल्प होता है। क्या आप न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या आपके पास ब्रह्मोस नहीं है? क्या आप एक मिसाइल पावर नहीं है? और बाकी आप देखिए, आप अब इसकी बात कोई नहीं करे, उस अखबार को थोड़ा वो ट्रांसपोर्ट, हमारा जो एयर लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो भी कंपेयर कर लेता। हम कहीं आगे हैं एयर लिफ्ट कैपेबिलिटी में। जब एयर लिफ्ट कैपेबिलिटी तो आपकी नेचुरली आपकी जो स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और फिर ये कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में आपकी क्या मतलब सुपीरियॉरिटी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यूं ही इस तरह के, और क्या आपने जो सवाल पूछा कि क्या युद्ध होगा, तो ये क्या हो रहा है? सही बात। ये गलवान में हुआ वो युद्ध नहीं था, वो भी एक तरह का युद्ध था। हमने जो ब्लैक टॉप, जो जाके काला टॉप जो कब्जा किया, वो क्या था? वो युद्ध नहीं है, वो भी युद्ध है। तो जो चीज इम्पॉन्डरेबल के रेल्म में है उसको आप ये करके इस्तेमाल करके लोगों को का मनोबल नीचा कर उनको डराने की कोशिश करें, ये ऐसे लोगों को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। और मुझे मालूम है ये सब चीन परस्त लोग हैं यहां पे। और जब मैं आपने पूछा कि ये युद्ध होगा
युद्ध होगा नहीं होगा, तो मैंने आपको कहा कि ये एक निर्णायक समय है, एक निर्णायक मोड़ है हमारी डेस्टिनी में, भारत की तकदीर में, भारत के सफ़र में। इस निर्णायक समय में मैंने कहा आत्मबल की जो बात की, जो और पड़ोसी जो आपकी आत्मसम्मान पे जो चोट मारेंगे, तो ये केवल पड़ोसियों की ही बात नहीं है, आपके अंदर के में लोग उनसे ज़्यादा कम खतरनाक नहीं है। वो हर दिन आपकी आत्मबल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मिलिट्री बैलेंस, आप बताइए साहब कि हर एक कंट्री के अलग अलग थ्रेट परसेप्शन है। आप अमेरिका के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो उनके जो क्वालिटेटिव डिफरेंस जो है, अमेरिका के जो 293 वेसल हैं और चाइना के 350, आप जो कह रहे हो, आपको मालूम है 3 कैरियर ग्रुप कितना फायर पावर पैक करता है? उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपने देखा है? जापान, साउथ कोरिया, जो मैं कह रहा था गुआम, इधर इंडियन ओशन में डाइगो गार्शिया, जो वेस्ट एशिया में उसके एसेट्स हैं, उसकी जो 5th फ्लीट है वहाँ पे। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप इस तरह से आप ये कौन सी तुलना है? ये कौन सी तुलना आप कर रहे हैं? और मान लीजिए कल की मैं एक आपसे, आज तो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप ये बात कह के हम निकलते जा रहे थे। 93 में एग्रीमेंट साइन हुआ तो हमने कहा चलो उसमें 93 में सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इत्यादि इत्यादि इस पे हुआ। फिर आपने उसको 96 में उसको एक आपने लीगल फ्रेमवर्क दिया कि किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए ये वो। फिर 2005 में आपने ये सारी चीज़ें आपने की, ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद हालात इस तरह बिगड़ गए। तो क्या आप ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं कि इंडियन ओशन के भी अंदर में ये हालात इसी तरह हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर वहाँ पे साउथ चाइना सी को वो क्लेम कर दे तो क्या आपका हक नहीं होता है? क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं होती है कि उसका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अकेले या उन ताकतों से मिलके, अगर आप अकेले जो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करें आप? तो ये जो लोग कहते हैं ना कि दो फ्रंट सिचुएशन तो है, तो आपको मुकाबला करना, ये आपका थ्रेट परसेप्शन है। वो भी चाइना भी 2 फ्रंट सिचुएशन कर हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारा एक फ्रंट उधर है, इंडिया इधर दूसरा फ्रंट क्रिएट करने की, वो भी 2 फ्रंट सिचुएशन की बात कर रहा है। और एक कंट्री जिसके 14 नेबर्स हों, जो आपसे साइज में 3 बार बड़ा हो, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉन्डरेबल बात कि मैं ये जो तमाम जो मनोबल नीचा करने वाले जो चीन परस्त लोग हैं ना, इनको साहब मैं कहता हूं ना कि जाके उधर बैठ जाओ बस अभी। आप चले जाओ, आपको अगर रात में वहां छोड़ देना, सुबह आपकी लाश निकलेगी वहां से, सुबह आपकी लाश निकलेगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। उस एरिया में मैं रहा हूं, उस समय बहुत यंग था, उस समय मेरी महज उम्र 25-26 साल की थी उस समय। तो ये अब आप उसको क्वालिटेटिव, ये भी तो आपको फैक्टर इन करना होगा कि उनकी उनका फाइटिंग प्रोवेस क्या है, उनका फाइटिंग स्किल्स क्या है, उनका मनोबल क्या है और हमारा मनोबल क्या है। कौन से हमारे तो लोग सब ट्रेंड हैं। तो लद्दाख में लोग जाते हैं, इसी एरिया में पहले पोस्टेड था, उसके बाद मैं फिर सियाचिन गया वहाँ से। और ये उस समय की बात है कि जबकि नया ये सियाचिन का 86 की बात कर रहा हूँ, वो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट इंडक्टीज। और मुझे याद है 86 की भी बात करो, अभी ये 2 फ्रंट सिचुएशन की बात करें, 86 में उस समय भी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी ये। और मुझे याद है एक दिन में लेह में उस जमाने में 70 सॉटी हो रहे थे, बिल्डअप जब हो रहा था। तो उस समय से तो हम कहीं आगे चले गए। तो इसलिए कृपया इन लोगों से मेरी इन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं
कि आप देश का मनोबल नहीं नीचा करने की कोशिश नहीं करें। सिंह साहब, आप काफ़ी समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कार्यरत रहे। यह फोर्स हाल ही में बहुत चर्चा में है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, बहुत से लोग आए मेरे पास, इस पर सवाल पूछा उन्होंने, तो मैंने जवाब देने से इनकार कर दिया था। और मैंने इसलिए इनकार किया था कि ये एक हाईली सीक्रेट फोर्स था। आपने सही कहा कि मैं वहाँ कार्यरत था, और मैं जी ब्रांच में था वहाँ के। मैं जी ब्रांच को हेड कर रहा था, एक उनके उसके। और मैंने कोई इस पर टिप्पणी करने से मना किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे अखबारों में लिखा जाए और बहुत सारे हमारे जो ऊंचे ओहदेदार हैं, रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो काफ़ी लिखा, काफ़ी बोला उन्होंने, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो हो सकता है सरकार की तरफ से उन्हें अधिकृत किया गया हो कि आप इसके बारे में कह सकते हैं, वरना वो और वो उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो मैं आपको बोल दूं, मैं इतना बता सकता हूं आपको कि वो इसी एरिया के रहने वाले लोग हैं जहां पे पूरी कार्रवाई हो गई। तिब्बत के लोगों से उनका ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? खून का रिश्ता है। अत्यंत धार्मिक लोग हैं। दलाई लामा साहब को ये अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से यहूदी लोग 2000 साल से दुनिया के अलग, कई बार जेरूसलम का मंदिर टूटा, कई बार वहाँ से डिस्प्लेस हुए, पहले बेबीलोन से फिर आपको मालूम है इजिप्ट आए, फिर मोसेस उनको इजिप्ट से लाया, फिर रोमन्स ने इनको वो किया, फिर उसके पहले ग्रीक्स ने किया, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स ने उनको हटाया, फिर क्रूसेड्स में आपको मालूम है क्या हुआ, वो सारा कुछ हुआ। पोलैंड गए, वहाँ पर जार निकोलस ने भी इनको वो किया, फिर ये अमेरिका गए। तो इस तरीके से, लेकिन 2000 साल तक इन्होंने अपनी आस्था अपने दिल में रखी, अपनी आस्था को इन्होंने नहीं मिटाया। तो ये महसूस करना, ये मान लेना, ये कम्युनिस्ट चाइना के ये मान लेना कि आप किसी एक गंदा सा व्यक्ति मौ से तुंग, ये हज़ारों साल की स्पिरिचुअल जो लिगेसी जो है, जो धरोहर है उनके पास बौद्ध धर्म की, वो उसको तिरस्कार करेंगे, वो नहीं होने वाला है। दूसरी बात क्या है कि ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा वो इसी इलाके के लोग हैं। और आपको बड़ी ये हैरानी होगी, मैं इस फोर्स को मैं आपको बताया कि मैं ऑपरेशंस ब्रांच का इनका देखभाल करता था। तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये कई जो ये जनरेशन्स है, आपको मालूम है कि हमारे जो टिबेटन कैंप्स हैं वो कई जगह पे है, पहाड़ों में है, साउथ में भी है, साउथ के कई जगहों में है, बेंगलुरु में है, कई जगह। अब ये जो पीढ़ी है उन्होंने कभी टिबेट नहीं देखा, समझ रहे मेरी बात? पहाड़ों में भी जिंदगी नहीं गुजरी। लेकिन वहीं पे जीन्स क्या होता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इनको पहाड़ों पे आप डाल दो, ये मैं कहता हूँ, ये दे डोंट क्लाइंब, दे रन अप द माउंटेन्स। बड़े खुश होते हैं पहाड़ों पे। ये उनका जीन्स है ये। तो दे आर ज़बरदस्त माउंटेन ट्रूप्स, ठीक है। दूसरी बात है कि ये सारे के सारे पैरा ट्रेंड हैं। हर साल ये इनका जंप्स होता है। कुछ इनमें से स्काई डाइविंग में भी ट्रेंड है। इनकी लड़कियां हैं वो भी ट्रेंड हैं इसमें। और इनका जो रोल है वो है कि एनिमी लाइंस में
मतलब ये एनिमी लाइन पीछे में, मतलब रेयर में जाके एनिमी लाइंस को डिसरप्ट करने का, समझ रहे हैं। तो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है। और मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत दिन तक मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं होगी, मैं पहला आदमी नहीं होना चाहता था इस पर बोलना, लेकिन ऐसा लगा कि जब सब, तो ये शायद अधिकृत होगा इसमें, और इसका कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है एक तरह का, मतलब एक हकीकत भी है कि भाई अगर आपने कोई मर्यादा नहीं रखी, हाँ ठीक, बिल्कुल, हमारे प्रति कोई मर्यादा नहीं रखी, आप नेपाल के साथ क्या कर रहे हो, बाकी उसके साथ क्या कर रहे हो, तो हम तो किसी फिर मर्यादा के हम क्यों गिरफ्त में रहे। तो इसीलिए आपने पूछा, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में। सिंह साहब, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, क्या अब हमें तिब्बत नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए अपने? आप बताइए क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जिस देश ने पूरे दुनिया पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया हो, जिस देश ने हांगकांग को समझौते के खिलाफ जाके उसको अपने जो वन कंट्री टू सिस्टम्स है जिस वादा खिलाफी किया हो, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानने को तैयार ना हो, तो आपने तो तिब्बत कार्ड दे दिया, आपने तिब्बत को रिकॉग्निशन दे दिया था, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है, ये कह के, ठीक है। ताइवान पर आपने वन कंट्री टू सिस्टम्स पर आपने मोहर लगा दी, तो सारा कुछ आपने उनको दे दिया। आपको उन्होंने बदले में क्या दिया? 1962। नहीं, वो तो पहले की बात है, वो तो पहले की बात है, लेकिन अभी की बात, आज बिना इंटरनेशनल पेट्रनेज के, उनके बिना चाइना के इंटरनेशनल पेट्रनेज के बदले में के बदले या उसके बिना, उसके बिना क्या पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर इंडिया से जारी रख सकता है? नहीं। हर फोरम पर ये कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। जब भी हम जितने ये जिहादी तंजीमों के जो सरगना हैं उनके अगेंस्ट हम सिक्योरिटी काउंसिल में मूव करते हैं, तो ये वीटो करते हैं, तो आपको मिला क्या? आपको चाइना से मिला क्या है? आपने मार्केट भी खोल दिया। और ये हमसे सबसे बड़ी गलती थी या मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिकन्स ने भी यही गलती की। अमेरिकन्स ने भी यही गलती की कि उन्होंने ये सोचकर कि इनको हम अगर मुख्य धारा में लाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हो जाएंगे, जिम्मेदार एक प्लेयर होंगे, तो उन्होंने इनको जो वर्ल्ड के साथ जो है, जैसे WTO के साथ इंटीग्रेट किया। फिर हम धीरे धीरे वो उसी जो वर्ल्ड का जो सिस्टम जो है, जो सिस्टम जो था वो पूरा उसी में ये घुस के उसके बाद उसको ये एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हम केवल क्या चाइना के लिए उल्टे सीधे चीज़ों का मार्केट के लिए हम बने हुए हैं? आपको हमारे सेंसिटिविटी के बारे में कोई ख्याल नहीं है। आपने हमको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आपने कभी फॉर्मलाइज करने की इसलिए नहीं कोशिश की कि ताकि आपके पास कोई बहाना रहे, जब उस बहाने को लेके आप जब चाहे तब कोई इसको बॉर्डर को आप हीटअप कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आखिर ये बिल्कुल अभी समय आ गया है, बिल्कुल अभी समय आ गया है कि ये हम तिब्बत की अपनी जो पॉलिसी जो है उसको हम ये करें। और इसी से जुड़ा हुआ जो आपने प्रश्न पूछा, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या उसके बारे में, अब हमको व्हाई शुड बी डिफेंसिव एंड अपॉलोजेटिक अबाउट इट? हमारे पास है, एक ऐसी फौज है। और ये भी बता दूं आपको बता दूं, ये जो जितने ये
जो चाइना परस्त लोग हैं ना, मेरी बात मानिए जितेंद्र जी, जिस दिन पहली गोली चलेगी आप देख लेना, ये सारा जो ये एक जो हवाई महल जो बना रखा है ना, पैक ऑफ कार्ड्स, इट विल कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। ये चाइनीज के बस में लड़ना नहीं है, पहली बात। क्यों? ये सारे हैन चाइनीज हैं, ठीक है, जो कि पहाड़ों पे इनका आपको मालूम है, एक तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी वाले, ये तो सुना ही होगा आपने है। दूसरा, जब उनका इकॉनमी हुआ तो थोड़े काफ़ी आराम परस्त भी हो गए हैं। तीसरी बात है कि ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड लोग, हाईली पॉलिटिसाइज्ड इन द सेंस कि इनके हर एक यूनिट, हर एक फॉर्मेशन में एक वो पॉलिटिकल ऑफिस होता है, कहीं पॉलिटिकल कॉमिसार बोलते हैं उसमें, वो हमेशा एक निगरानी रखता है कि ये आदमी कहीं पार्टी लाइन के बाहर तो नहीं जा रहा है ये। तो उससे क्या हुआ है कि इनको ये बहुत थियोरिटिकल लोग हो गए, इनको थ्योरी बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत थियोरिटिकल। चौथी बात कि कोई भी फौज जो इस तरह के डंडे, वो लोहे के डंडे उसमें तार बांधने लगे और ये समझ जाओ कि वो कायर फौज है, वो समझ जाएगा, मतलब ये मानसिकता दिखाती है। पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ और उसको महसूस कर सकता हूँ कि जब तिब्बत में ये बात कही होगी कि ये जो हमारे भाई लोगों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है उसी इलाके में, आप समझ सकते हैं कि उस समय अंदर में ये बात तो फैल गई होगी। और दलाई लामा की आज भी बहुत वहाँ पर ये है, तो उसका क्या असर पड़ा होगा। और मैं तो जितेंद्र जी ये कहूँगा कि देखिए, जब दलाई लामा भारत आए थे, ही वॉज ए टीनेजर, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन काल में ही उनको इंडिपेंडेंट तिब्बत देखने का मौका मिले। उनका जो इतने साल का जो उनका संघर्ष रहा है वो सफल हो, और शायद वो समय आ गया है। सिंह साहब, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।